सुप्रभात दोस्तों, सभी को इस वैश्विक महामारी के दौर में आपके संपूर्ण परिवार और आपकी स्वस्थता की कामना करता हूँ। राजस्थान एकीकरण के पार्ट नंबर 3 संपूर्ण डिटेल से मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो आप जुड़िए बिना किसी टाइम को वेस्टेज किए हुए। तो हम इस बिंदु से जुड़ते हैं। अब इस बिंदु में राजस्थान एकीकरण का पार्ट नंबर 3 जो आज के दिन मुझे पढ़ाना है, उसमें चौथे चरण से मुझे ये बात आपके सामने शुरू करनी है। एक चीज़ बता दूं मैं कि राजस्थान एकीकरण के अंतर्गत प्रथम चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत रहे, अलवर से थे। दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री गोकुलदास असवा रहे, जो आपके शाहपुरा से थे। और तीसरे नंबर पर माणिक्यलाल वर्मा थे, जो मेवाड़ से थे, जिन्होंने आदिम जाति शोध संस्थान की स्थापना की थी। ये तीनों प्रथम चरण के प्रधानमंत्री थे। और प्रथम चरण के 3 राज प्रमुख, जो पहले में उदयभान सिंह थे और दूसरे के राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह थे, और तृतीय के जो उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख, जो एकीकरण तक उसे आजीवन महाराज प्रमुख बनाया गया था। तो चलिए चौथी स्टेज पर आते हैं। राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण 30 मार्च 1949 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण शुरू हुआ। इसमें 4 रियासतें जे और बी। पहले जे से बनेगा जैसलमेर, दूसरे जे से बनेगा जो आपका जोधपुर, तीसरे जे से आपका बनेगा जयपुर, और चौथे जे से आपका बनेगा बीकानेर। ये 4 रियासतें एकीकरण के चौथे चरण में शामिल हुई। ये जैसलमेर के जो शासक थे, वो जैसलमेर के शासक राव रघुनाथ सिंह बहादुर, ये यहाँ के महारावल थे, उनका नाम था। जोधपुर के हनुमंत सिंह थे। जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड थे। और बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे, जिनके बारे में आपने पढ़ा था कि 7 अगस्त सन 1948 को एकीकरण के इंस्ट्रूमेंट सेक्शन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये 4 रियासतें इसके अंतर्गत शामिल हुई। पहली बार इस एकीकरण में 27 मार्च, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझना, 27 मार्च सन 1949 ईस्वी को BR चोपड़ा समिति बनी थी। BR चोपड़ा समिति बनी और BR चोपड़ा समिति की सिफारिश पर राजस्थान की जो राजधानी है, वो राजधानी बनाया गया, जिसको जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। BR चोपड़ा जो समिति है, ये 3 सदस्यीय समिति थी। कितने सदस्य थी? 3 सदस्यीय समिति थी। इसके 2 अन्य सदस्य कौन थे? तो एक अन्य सदस्य था PC पुरी और दूसरा सदस्य SP सिन्हा। इन 3 सदस्यीय कमेटी ने 27 मार्च को ये बात प्रस्तुत की कि राजधानी के रूप में जयपुर को चिन्हित किया जाए, और जयपुर को इसी समिति की सिफारिश पर चिन्हित किया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया और 30 मार्च को PM की जगह एक नया पद सृजित किया, CM पद सृजित किया गया। तो यानी 30 मार्च को PM के स्थान पर CM पद का सृजन किया, और इसका प्रथम CM जो बनाया गया, उसका नाम था हीरालाल शास्त्री। इसका प्रथम CM था हीरालाल शास्त्री। शास्त्री जी पर 4 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। पहले नंबर की बात यह है कि हीरालाल शास्त्री जी ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। इसने 2 पुस्तक लिखी थी। पहली पुस्तक थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र,
उसमें पहली पुस्तक थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और दूसरी पुस्तक उसकी थी परले नमो नमः। ये जो प्रश्न है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो प्रश्न है ये पूर्ववर्ती एग्जाम में रीट के एग्जाम में सिलेक्टेड वर्सन है ये कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नाम की पुस्तक उसने लिखी हीरालाल शास्त्री ने, राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम थे। ये जो हीरालाल शास्त्री हैं ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम। अगर यहाँ 3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मंत्री कौन है, तो निर्वाचित सीएम कौन है, तो इसके अंतर्गत आपको नाम लिखना पड़ेगा टीकाराम पालीवाल। अगर आपसे ये बात पूछी जाए प्रथम मनोनीत व निर्वाचित सीएम कौन थे, जो मनोनीत भी रहे हैं और निर्वाचित भी, दोनों में प्रथम रहे हैं, तो दोनों में प्रथम रहे जयनारायण व्यास। जयनारायण, अब आप कहोगे कि निर्वाचित तो ये बिल्कुल ये निर्वाचित है पर ये मनोनीत नहीं, ये बिल्कुल पहला मनोनीत था, लेकिन ये मनोनीत और निर्वाचित दोनों श्रेणियों में आने वाला जो सीएम था उस सीएम का नाम था जयनारायण व्यास था, वो ये सीएम के रूप में शामिल हुए। राजस्थान एकीकरण के इस चौथे चरण का नाम बृहद राजस्थान रखा गया है। इसका नाम है वो बृहद राजस्थान रखा गया। इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया था, तो इसका उद्घाटन जयपुर में हुआ। और जयपुर के साथ साथ एक चीज और यहाँ पर आपको लिखनी है कि ये जो बृहद राजस्थान जो था, इस बृहद राजस्थान के अंतर्गत यानी इसके उद्घाटनकर्ता जो रहे हैं उस उद्घाटनकर्ता का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये इसके उद्घाटन करता रहे हैं। तो इस तरीके से राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में हुआ। एक बात और हम आपको बता दें, यहाँ पर आप कह सकते हो कि 19 जुलाई सन 1949 ईस्वी को जो लावा ठिकाना जयपुर को दिया गया था वो वापस किसको दे दिया गया, टोंक को दे दिया गया था। ये पहले 19 जुलाई सन 1949 ईस्वी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। ये बृहद राजस्थान और एकीकरण का चौथा चरण जो था उसके अंतर्गत ये चीज शामिल हुई थी। लेकिन आपके सामने एक बात आएगी, सर आपने यहाँ पर एक समिति का जिक्र नहीं किया, सत्यवाराव कमेटी का जिक्र आपने नहीं किया। ये बड़ा नोटेड बिंदु है। ये जो बिंदु है नोटेड क्यों है, क्योंकि आप ये कहते हो कि सर राजधानी के निर्धारण में जो सत्यवाराव कमेटी का नाम ही हमने पढ़ा है। बिल्कुल आपकी बात में सही है, सिरोधारी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन इस सत्यवाराव कमेटी जो है, इस कमेटी का गठन होने के बाद राजस्थान में कुछ विभागों का अलग अलग विभाजन किया गया था। सत्यवाराव कमेटी है उसमें भी 3 सदस्य थे। ये जो सत्यवाराव कमेटी है उसमें भी कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। 2 अन्य सदस्य जो सत्यवाराव कमेटी में रहे, एक है वी स्वामीनाथन, यानी जो सदस्य इसका रहा है वो एक तो रहा है वी स्वामीनाथन नाम के जो सदस्य थे वो इस कमेटी के सदस्य रहे। और इसका दूसरा जो सदस्य जो रहा है वो रहा है BR शर्मा, जो इसके सदस्य रहे। तो BR शर्मा और VS स्वामीनाथन जो है वो इसके सदस्य। तो ये दोनों सदस्य रहे। इन्होंने क्या किया था, सत्यवाराव कमेटी की सिफारिश पर क्या हुआ था कि इस कमेटी की सिफारिश पर कुछ अलग अलग विभागों का बंटवारा किया गया था। जैसे पहले नंबर पर कृषि विभाग था, वो कृषि विभाग सेवर भरतपुर को दिया गया। अब ये भरतपुर है जहाँ पर 1993 में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र बनाया गया था। दूसरी बात कृषि विभाग के बाद वन प्लस सहकारिता जो है वो वन प्लस सहकारिता विभाग दिया गया था। दूसरी बात खनिज प्लस कस्टम, ये जो विभाग था वो विभाग दिया गया इसको उदयपुर को दिया गया। फिर प्रारंभिक शिक्षा जो दी गई वो बीकानेर को दी। लेकिन 1958 में माध्यमिक शिक्षा
बोर्ड, ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ये किसको दे दिया गया, अजमेर को दे दिया गया था। तो खनिज, दोबारा बता दें, कृषि सेवा भरतपुर, वन सहकारिता और आबकारी इसके अंतर्गत आप लिख सकते हो, आबकारी विभाग कोटा को, खनिज कस्टम विभाग उदयपुर को, प्रारंभिक निर्देशक, ये सत्यवारा और कमेटी का वर्गीकरण है। और वो बी आर चोपड़ा वाला जो है वो सिर्फ किसका निर्धारण कर रहा है, वो सिर्फ राजधानी का निर्धारण जयपुर के रूप में किया है। और राजधानी के साथ उच्च न्यायालय जो है वो उच्च न्यायालय किसको दिया गया था, जोधपुर को दिया गया था, या जोधपुर में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। लेकिन जोधपुर में उच्च न्यायालय स्थापित हुआ 1958 में, लेकिन इसकी खंडपीठ जो थी वो खंडपीठ कहाँ बनाई, 1977 में जयपुर में बनाई गई। यानी उसकी खंडपीठ जो थी वो कहाँ बनाई गई थी, जयपुर में बनाई गई थी। सन 1977 ईस्वी के अंतर्गत ये काम किया गया था। एक बात और बता दूं कि इस एकीकरण में कई राजा शामिल नहीं होना चाहते थे। पूरी डिटेल बताऊं, ध्यान से देखिए। इस एकीकरण में कई राजा शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए उनको क्या दिया गया था, पियवर्स किया गया था, जिसको आप कह सकते हो पेंशन प्लस सुविधा, ये भी यहाँ पर दी गई थी। इस पियवर्स का निर्धारण किया गया था 10 लाख, लेकिन ये कई राजाओं को अधिक देना पड़ा, लेकिन कई राजाओं को क्या देना पड़ा था, राजाओं को ज़्यादा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा भाई ज़्यादा, क्योंकि कई राजाओं को ज़्यादा देना पड़ा। जैसे मेवाड़ को 10 लाख तो पियवर्स हो गए, प्लस 5 लाख सामाजिक सरोकार प्लस 5 लाख धार्मिक संस्कार के रूप में दिए। इसको 20 लाख दिए तो दे कैसे, 10 लाख से ऊपर तो निर्धारण ही नहीं है, तो फिर इसको 10 लाख दे दिए गए, 5 लाख सामाजिक सरोकार, 5 लाख धार्मिक सरोकार में दे दिए। फिर जयपुर वाला हुआ तो जयपुर वाले को 17.5 लाख दे दिए गए, 17.5 लाख। फिर जोधपुर हुआ तो जोधपुर वाले को उस समय 18 लाख रुपए दिए गए पियवर्स के रूप में। सबसे कम जो जैसलमेर का राजा था, उस जैसलमेर के राजा को 2.80 है वो लाख यानी कि इनको दिए गए। तो ये सामाजिक सरोकार धार्मिक संस्कार के रूप में पियवर्स दिए गए। इनको कब खत्म किया गया, इनको खत्म किया गया 26वां संवैधानिक संशोधन, 26वां संवैधानिक संशोधन। और 26वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1971 ईस्वी में, उस 1971 में इसको क्या कर दिया गया था, पूर्णतः खत्म कर दिया गया था, इसको आगे चालू नहीं रखा गया था। ये बात उसके लिए शामिल हुई। अब दूसरी बात यहाँ पर आप देखिए कि एकीकरण का 5वां चरण चालू है और 5वें चरण के अंतर्गत वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ का विलय हुआ। यानी वृहत राजस्थान में किसका विलय हुआ, मत्स्य संघ का विलय हुआ। क्यों, क्योंकि मत्स्य संघ के 2 जिले थे, एक का नाम था भरतपुर और दूसरे का नाम था धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर थे वो कहाँ जाना चाहते थे, ब्रज प्रदेश। ब्रज प्रदेश का मतलब वो कहाँ शामिल होना चाहते थे, यूपी में शामिल होना चाहते थे। लेकिन इसे मत्स्य संघ की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक इसे राजस्थान में शामिल करना चाहते थे। वहाँ के राजनेता या वहाँ के आम जन जो थे वो इधर आना चाहते थे। इसके लिए क्या हुआ था, एक समिति बनाई गई और उस समिति का की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर इसे राजस्थान में विलय किया गया। ये जो राजस्थान में जब विलय किया गया, ये बात है 15 मई सन 1949 में। और 15 मई सन 1949 ईस्वी जो है, उस 15 मई सन 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ के 2 प्रदेश भरतपुर और धौलपुर को पूर्णतः राजस्थान में विलय किया। समिति का नाम जो था शंकरादेव समिति। इस शंकरादेव समिति में भी कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। इसमें कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य। तो 2 अन्य सदस्य कौन से हैं, तो शंकरादेव समिति के अंतर्गत R.K. विद्मा, जो इसके दूसरे सदस्य हैं वो R.K. विद्मा है। और तीसरे सदस्य इसके जो हैं शामिल होते हैं प्रभुदयाल। तो प्रभुदयाल हैं और R.K. विद्मा इसके सदस्य थे।
इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में कहा कि इन दोनों जिलों को शामिल कर दिया जाए, कहा राजस्थान में, तो इस योजना के आधार पर इन्हें राजस्थान में शामिल कर दिया। फिर इसका 5वां चरण शुरू हुआ 26 जनवरी, और 26 जनवरी सन 1950 इसमें चौथा चरण। तो चौथे में इंग्लिश में 6 और चौथा चौथे चरण में हुआ 6 में भी 7 और सिरोही में भी 7। तो सिरोही का विलयीकरण जो हुआ वो सिरोही का विलयीकरण चौथे चरण में हुआ। तो सिरोही का विलयीकरण किस चरण में हुआ? चौथे चरण में 6 और चौथा चरण सिरोही का। सिरोही में क्या था कि सिरोही का विलय कहाँ करना चाहते थे? महाराष्ट्र में करना चाहते थे। लेकिन सिरोही के नेता कौन थे? गोकुल भाई भट्ट जो थे, उन्होंने इस परिस्थिति को भाप लिया, उसने नेतृत्व किया। इसे राजस्थान का 5वां, राजस्थान का दांडी। और दूसरे नंबर पर एक श्रेष्ठ बात आती है कि भाई गोकुल भाई भट्ट थे, उसने जब आंदोलन किया तो आंदोलन के फलस्वरूप सिरोही जो है उसकी दो, एक तो आपू देलवाड़ा को छोड़कर शेष भाग राजस्थान में शामिल हो गया। इनके प्रयासों से चौथे चरण में ये यानी कि राजस्थान में शामिल हो गया था, सिर्फ आपू और देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर। जैसे सेकंड ग्रेड 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था कि सिरोही का विलयीकरण कितने चरणों में हुआ, तो 2 चरण लिखने, क्योंकि पहले चरण में शेष सिरोही का हुआ है और आपू और देलवाड़ा का विलयीकरण जो हुआ है वो यानी 7वें चरण में हुआ है। तो 7वें में और चौथे चरणों में विलयीकरण हुआ है किसका? सिरोही का। अब 7वां चरण स्टार्ट होता है और 7वां चरण आपका होता है 1 नवंबर सन 1956। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में एमपी की भानपुरा तहसील से सुनेर टप्पा जोड़ा गया। एक तो ये बात है, सिरोज एमपी को दिया अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में शामिल हुआ। इस तरीके से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया। सिरोज एमपी को दे दिया, सुनेर टप्पा हमने ले लिया, आबू मेरवाड़ा क्षेत्र शामिल हो गया जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था। इस तरीके से 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान आया। राजस्थान के पहले राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह। अब मैं आपको ऐतिहासिक प्रश्न बताऊं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आ गया। वर्तमान राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, राजस्थान दिवस 30 मार्च। दूसरी चीज, 1 नवंबर 1956 को जब ये एकीकरण पूरा हो गया था, कंप्लीट एकीकरण जब एकीकरण पूरा हुआ था तो अजमेर मेरवाड़ा शामिल हुआ था। ये पहले चीफ कमिश्नर ही था। यहाँ के सीएम थे हरिभाऊ उपाध्याय ने 1945 में उदंडी महिला शिक्षा सदन बनाया था। इन्होंने ओदंबूर सर्वोदय बुनियाद नाम और सस्ता साहित्य ये तो एक संगठन है। और सर्वोदय ओदंबूर नवजीवन इसकी क्या है? पत्रिका। तो नवजीवन, ओदंबूर, सर्वोदय, सस्ता साहित्य इसकी पत्रिकाएं हैं। और इन पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया था? विमोचन किया था। और ये अजमेर मेरवाड़ा के पहले सीएम रहे थे। और यहाँ अजमेर मेरवाड़ा को 26वें जिले के रूप में अजमेर का दर्जा दे दिया गया था। इस समय राजस्थान में 26 जिले बने और 6 संभाग बने। इस संभागीय व्यवस्था को पहली बार खत्म किया 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया ने, जिसे आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। और फिर हरदेव जोशी सरकार ने 1987 में यह पुनः शुरू किया था। वर्तमान समय में इसके 7 संभाग है। तो ये राजस्थान एकीकरण है। इस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लॉर्ड माउंटबेटन एकीकरण की शुरुआत में भारत के वाइसराय थे, जो अंतिम भारतीय ब्रिटिश वाइसराय कहलाते हैं।
और इस एकीकरण के अंतर्गत एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर उभर के आई थी कि संपूर्ण भारत में अजमेर निर्वाणा जो एक राजस्थान की ओर से एकमात्र इधर से केंद्र शासित प्रदेश था उसमें एक परीक्षा में ऐसा पूछ लिया गया कि टाइगढ़ जो अभ्यारण्य टाइगढ़ क्षेत्र है वो कब शामिल हुआ, तो सीधी सी बात है वो तो 1956 में ही होगा। सिरोही का विलयीकरण 2 चरणों में पूरा हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो ये इस तरीके से राजस्थान एकीकरण का पूर्ण चरित्र होता है। तो आप सभी कुशल रहेंगे, सक्षम रहेंगे। राजस्थान एकीकरण का पूरा टॉपिक पूरा हो गया। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। खिले के गुलिस्ता तो भोग को भी गुलिस्तान बना देता है। आपके और हमारे बीच में प्रेम का ही तो रिश्ता है। ये प्रेम यूं ही चलता रहा तो आप और हम से अपने आप को उठाकर हमें भगवान बना देता है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इनको समझ पाए होंगे। आपकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल मेरा नया टॉपिक होगा बिजोलिया किसान आंदोलन।